हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने राज्यसभा तक थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली। मतलब अनुच्छेद 80 तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले के जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर, उसी में पीवाईक्यूज थे और एमसीक्यूज थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे। तो आप लोगों के लिए वो सारे सेशंस मस्ट है देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और फुल डिटेलिंग के साथ समझाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों को उसके लिए पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट विद बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सभी किताबों से इसको निकाल करके बहुत अच्छे तरीके से इसका पीडीएफ को तैयार किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस पीडीएफ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम लोग राज्यसभा में हम लोग थ्योरीज कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग अब क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे, मतलब एमसीक्यूज की तरफ। ये सब चीजें सेशंस बहुत जरूरी होती है कि एमसीक्यूज और वन लाइनर सॉल्व करना। ये सब चीजें हम लोगों को रिवाइज कराती हैं और रिवाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का एग्जाम में सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमको चीजें याद हो ही नहीं पाएंगी और एग्जाम में कम समय में हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए एमसीक्यूज, वन लाइनर और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने एमसीक्यूज की तरफ शुरू करते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, बहुत बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से, बिल्कुल सही बात। और गलत पूछा है तो जहां पर यहां पर ऐसे गलत का निशान होगा वही आंसर हो जाएगा। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है और ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। राज्यों की विधान परिषदों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ये गलत है। विधान परिषद नहीं, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इसका सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये डी स्टेटमेंट गलत होगा और गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को अपनी सहमति पर कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है और राज्यसभा उसको कितने दिनों तक रोक सकती है? अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। हम लोग इसको अनुच्छेद 109 में पढ़ चुके थे दोस्तों, है कि नहीं। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अभी ऊपर स्टेटमेंट में ही मिल गया था। तो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। यही होता है एमसीक्यूज लगाने का फायदा दोस्तों। ऊपर के क्वेश्चन में भी हम लोगों को आंसर मिलेगा, स्टेटमेंट में भी आंसर मिलेगा और हम लोग जब सोचेंगे आंसर देंगे वहां पर भी आंसर मिलेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसका क्वेश्चन आंसर मिलता है। इसलिए रिवीजन होता चला जाता है दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ये भी पिछले स्टेटमेंट में आया था। नगर पालिकाओं के सदस्यों, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, गलत बात है, ये नहीं होता है। राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा, विधान परिषद नहीं लेकिन विधानसभा है, तो ये भी स्टेटमेंट पूर्णतः गलत हो जाएगा। राज्यों की विधान परिषद द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि विधानसभा के द्वारा दिया जाता है और राज्यों की विधानसभा द्वारा, ये सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर एक चीज और जोड़ देते, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, अगला स्टेटमेंट कहो यही मिल जाता, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। हो सकता है ये स्टेटमेंट सबसे चौथा मिलता और ये वाला स्टेटमेंट पहले नंबर पे मिल जाता। तो हम लोग क्या करते, पहले नंबर वाले स्टेटमेंट को सही मार के आगे बढ़ जाते, चारों ऑप्शन पढ़ते ही नहीं। तो चारों ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हमको सटीक आंसर चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान देना है। पांचवा है, राज्यसभा के प्रतिनिधियों, राज्यसभा के में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्येक राज्य के लिए बराबर होता है, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर होता नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 31 है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब सभी राज्यों का बराबर है नहीं। उनके राजस्व के अनुपात में, राजस्व के अनुपात में कोई मतलब ही नहीं, उनकी जनसंख्या के अनुपात में लिखा गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही, ठीक है। हम लोग इसको पढ़, और क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होगा, ठीक है। सिक्स्थ है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन अगर पूछ लेता राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है और इसका विघटन कभी नहीं होता है, ठीक है। सेवेंथ, राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, 250 सदस्य होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब 250 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये सत्य है। और जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही बताना है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये गलत बात है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, हम लोग पढ़ चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से 3 है, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी से 1 है, जम्मू कश्मीर से 4 है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से 8 सदस्य राज्यसभा में
केंद्र शासित प्रदेशों से या संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंग केवल लोकसभा और राज्यसभा, गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। निर्वाचन झगड़ों का जो है निर्णय करना दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यही सही है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक। 9th है, यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो क्या होगा, मतलब राज्यसभा का हो तो क्या हो सकता है। वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकता है, बोल सकता है। ठीक है, मतलब मंत्री जो होते हैं वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। मतदान वहीं पर करेंगे जिस सदन के वो सदस्य होंगे। तो निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेगा, ये गलत हो जाएगा, वो बोल सकता है। ठीक है, वह केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकता है, गलत है। वह निम्न सदन में भी वक्तव्य दे सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को आंसर बता रहे हैं, है कि नहीं, एक दूसरे का आंसर बता रहे हैं। उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ये गलत बात है। यदि किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ये है प्रावधान, ना कि उच्च सदन का सदस्य है तो निम्न सदन का होना चाहिए। ठीक है, ये ही गलत हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा, ये सही स्टेटमेंट है और यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाए जाते हैं और लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा के सदस्य ही उस पर अपना मत देते हैं दोस्तों। इसलिए अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का नहीं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता है दोस्तों। इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही दोस्तों। ठीक है, 10वां है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के संदर्भ, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जब भी राज्यसभा आएगा तो वो स्थायी सदन हो जाएगा, जब सदस्य आएंगे तो 6 वर्ष सही होगा। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होते हैं, गलत बात है। 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होते हैं, 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत बात है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है। तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है कि कोई भी राज्यसभा का सदस्य होगा हम उसको राज्यसभा का सभापति बना देंगे, ऐसा नहीं है। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति होगा ही होगा राज्यसभा का, मतलब राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये सत्य स्टेटमेंट है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 11वां है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है भाई। ठीक है, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है। अभी ऊपर देख चुके हैं 1/3 सदस्य 2 वर्षों में अपना कार्यकाल समाप्त कर देते हैं, तो ये सदस्य आजीवन तो होते नहीं, और 6 वर्ष का कार्यकाल भी ये सदस्यों का। ठीक है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, यही सत्य है। राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता, ये सत्य हो गया। इसमें कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये स्टेटमेंट तो सत्य है, स्टेटमेंट सत्य है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार नहीं सत्य है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। स्थायी सदन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा दोस्तों। ठीक है, 12वां है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, गलत है। वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हो जाता है, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है। 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है राज्यसभा का कार्यकाल, और संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल नहीं दोस्तों। ठीक है, और प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, ये भी नहीं, समाप्त होने का विषय नहीं है, ये सत्य है। अब दोस्तों देखिए, ये राज्यसभा का जो कार्यकाल है संविधान के अनुसार कह रहा है, संविधान के अनुसार नहीं है, आरपीए एक्ट 1951 के अनुसार दिया गया है दोस्तों। ठीक, आरपीए एक्ट में इसके सदस्यों के कार्यकाल के बारे में बात की गई है, ना कि संविधान के अनुसार राज्यसभा के कार्यकाल की बात की गई है। ठीक है, तो ये एक स्थायी सदन है दोस्तों। ठीक, 13वां है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, गलत है। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष विधि से, और अप्रत्यक्ष विधि में कौन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से। ठीक है,
राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, गलत बात है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनती है। सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है ना, पदेन, है कि नहीं, अनुच्छेद 64 के अनुसार। ठीक। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, गलत बात है। जब महान्यायवादी पढ़ रहे थे उसको अनुच्छेद 88 के तहत कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। वो संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें अपना वक्तव्य जारी कर सकता है। पूरे भारत देश का कहीं भी किसी भी न्यायालय में वो न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के किसी भी समिति का यदि उसका नाम प्रस्तावित है समिति में, तो उस समिति का सदस्य हो सकता है उस समिति का, और वो संसद के संयुक्त अधिवेशन में भी भाग ले सकता है, परंतु इन सब जगह पर वो मतदान नहीं कर सकता। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना आवश्यक है, ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका कार्यकाल में होता है, इसकी योग्यता में होता है ये। 14वां है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। 15वां है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उसे राज्य का मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है, ये गलत है। मतलब उसे उस राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। ये पहले था, 2003 के नियम से पहले था। 2003 में ये संशोधन किया गया आरपीए एक्ट में, और उसके बाद ये बता दिया गया कि वह पूरे भारत देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो तो वो पूरे भारत देश में किसी भी राज्यसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं होती, गलत है। चर्चा होती है जब लोकसभा में इसको स्थापित किया जाता है। मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट पर चर्चा तो होती ही है कि नहीं। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं निहित नहीं है। दोस्तों, ये सत्य स्टेटमेंट है। मतलब राज्यसभा को धन विधेयक में ना तो वो अस्वीकार कर सकती है, ना ही वो संशोधित कर सकती है। तो ये सही है। मतलब वो संशोधन का वो प्रस्ताव दे सकती है, ना कि वो संशोधन कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान कर सकती है, गलत हो जाएगा। नहीं कर सकती है, इसको हम लोग अनुच्छेद 113 में पढ़ चुके हैं दोस्तों, है कि नहीं। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? मतलब राज्य सूची के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, संसद की शक्ति के बारे में। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, सही है अनुच्छेद 249 के तहत, कि राज्य सूची का कोई विषय हो और अगर उसे राष्ट्रीय हित में उस पर संसद के द्वारा कानून बनाने की इजाजत राज्यसभा देती है अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तो लोकसभा मतलब संसद उस पर जो है कानून बना सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, सत्य है, अभी बता चुके हैं, है कि नहीं। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसमें होगा ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और लिखा है डी, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ये गलत हो जाएगा। केवल राज्यसभा नहीं बना सकती है, राज्यसभा को इस पर एकांतिक मतलब इस पर जो है बढ़त मिली हुई है, राज्यसभा इसकी संस्तुति कर सकती है। ठीक है, लेकिन केवल और केवल राज्यसभा बना सकती है ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, 17वां है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो नरगिस दत्त नामांकित की गई थी। ठीक है, 18वां है, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, इसके लिए एक संकल्प क्या होगा? मतलब संसद राज्य सूची के किसी विषय पर अनुच्छेद 249 की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। राज्य सूची के विषय पर लोकसभा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, ऐसा नहीं जब तक राज्यसभा नहीं उसकी संस्तुति देगी, है कि नहीं। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर ले, ये भी गलत है। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर ले, ये गलत है। हम लोग 2/3 बहुमत पढ़े उपस्थित और मतदान करने वालों का। ठीक है, राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है भारत की संसद को। ठीक है, ध्यान देना है। 19th है,
राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया हो, लागू रहेगा। तो लागू दोस्तों 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू होगा, मतलब 1 वर्ष तक लागू होगा। 20वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 करता है। ठीक है। 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो प्रथम बार प्रस्तावित धन विधेयक नहीं किया जा सकता। राज्य पुनर्गठन विधेयक किया जा सकता है, साधारण विधेयक भी किया जा सकता है, संशोधन विधेयक भी किया जा सकता है, धन विधेयक नहीं किया जा सकता है। तो धन विधेयक इसका आंसर हो जाएगा। 22वां है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है दोस्तों। ठीक है, जो गलत होगा वही आंसर होगा। पहले बैच में सेवानिवृत्त के लिए सदस्यों का चयन लॉटरी के आधार पर हुआ था, ये सत्य है। जब पहली बार 1/3 सदस्यों को 2 वर्ष का कार्यकाल दिया गया था, मतलब 2 वर्ष में उनको हटाया गया था, तो किनको किनको हटाया जाए भैया? सब लोग हैं, इनको हटा देंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए लॉटरी सिस्टम लाया गया था उनको हटाने के लिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में पूछा गया था, मेन इंटरव्यू में, जब जो प्रयागराज में होता है लोक सेवा आयोग में, उसमें ये चीज हमसे पूछी गई थी दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है, राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य उसे सदस्य के शेष कार्यकाल हेतु सदस्यता प्राप्त करते हैं जिसने इस्तीफा दिया हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो या जो अयोग्य पाया गया हो। ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें क्या पूछा? राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, लेकिन क्या पूछा? गलत पूछा है। संविधान निर्माण के समय राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया था, ये गलत है। संविधान निर्माण के समय नहीं निर्धारित किया गया था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, आरपीए एक्ट के तहत निर्धारित किया गया था 6 वर्ष का कार्यकाल दोस्तों। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, क्योंकि डी स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग अमूमन पढ़ते ही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है कि नहीं? हम लोग ये चीज पढ़ते ही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन संविधान निर्माण के समय ये चीज उसमें उपलब्ध नहीं थी। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन 90% लोग गलत कर देंगे। 23वां है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सर्वोच्च संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? अगर राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करती है तो क्या होगा, ये कह रहा है। लोकसभा विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं है, कर सकती है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, ऐसा भी नहीं है। राज्यसभा के बाद अगर पुनः लोकसभा में जाता है तो लोकसभा की उस पर शक्ति मिल जाती है, वो चाहे जो करे उस धन विधेयक पर। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है, गलत है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे या इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकते, ये सही स्टेटमेंट है और डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योंकि अगर लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को देती है तो राज्यसभा उसको अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, और उस 14 दिनों के भीतर अगर वो जो संशोधन प्रस्तावित करती है, अगर लोकसभा उसको मानती है, मतलब उसको स्वीकार करती है तो ठीक है, अगर उसको अस्वीकार करती है तो भी ठीक है। ठीक है, वो तो फिर उसी रूप में, वो जिस रूप में लोकसभा ने उसको राज्यसभा को भेजा था उसी रूप में उसको पारित मान लिया जाता है। और इस संदर्भ में ये भी है कि अगर 14 दिनों के भीतर राज्यसभा उस धन विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाती है, धन विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में उसने राज्यसभा को प्रस्तावित किया था। ठीक है, 24वां है, ऐसी कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है, मतलब लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में प्राप्त है। धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सत्य है ये, पहली बार में केवल लोकसभा में, इसका कहने का मतलब ये है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा अधिकार प्राप्त है, सही बात है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व होगा वो लोकसभा के प्रति होता है, ना कि राज्यसभा के प्रति, तो ये भी हो जाएगा। ये हम लोग अनुच्छेद 75 के 3 में पढ़ चुके हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और अनुच्छेद 75 के 2 में क्या है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 अच्छा सही हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में लोकसभा को नहीं, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को
अनन्य अधिकार प्राप्त हैं। जब तक राज्यसभा इस पर संस्तुति नहीं कर देती है कि नए अखिल भारतीय सेवाओं की आवश्यकता है, तब तक संसद इस पर कानून नहीं बना सकती है। तो ये चीज 312 में निहित है। तो ये राज्यसभा की अनन्य शक्तियां हैं, ना कि लोकसभा की। ठीक है, ये ध्यान देना। इसलिए ये आंसर, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में। 25वां, किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं है? किस मामले में समान नहीं? संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ करना तथा पारित करना, इसमें दोनों की शक्तियां समान है, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है, क्योंकि संविधान संशोधन बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस संवेदनशील मुद्दे पर लोकसभा को एकांतिक शक्तियां दिया जाना लॉजिकल भी नहीं है दोस्तों, है कि नहीं? ये ध्यान देना है। साधारण विधेयकों को आरंभ करना, ये भी गलत है। इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा को मतलब बराबर की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव करना तथा उसके विरुद्ध महाभियोग लगाना, यह भी गलत है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन उपराष्ट्रपति के महाभियोग में अनुच्छेद 67 के तहत राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है, मतलब राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि अनुच्छेद 67 ये कहता है, 67 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में सबसे पहला प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ना कि लोकसभा में पहली बार लाया जा सकता है। पहली बार राज्यसभा में ही लाया जाएगा, अनुच्छेद 67 कहता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प पारित करना, यह सत्य है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के संबंध में समान शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन समाप्त करना लोकसभा का अनन्य शक्ति आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। और पूछा कौन सा समान नहीं है, तो यही समान नहीं है, इसमें लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार राज्यसभा को प्राप्त है? राज्यसभा को कौन कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? राज्य की वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तन करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, यह गलत है। इसमें राज्यसभा को अनन्य शक्तियां नहीं प्राप्त हैं। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने अथवा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पास करना, यह सत्य है। राज्य सूची के विषय में नियम बनाना 249 में है और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंधित 312 में है। और 67 में भी दिया गया उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का संकल्प राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। 249, 67 और 312 और 252 के तहत यदि 2 या 2 से अधिक राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देते हैं, तो संसद उन राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है और बाद में अन्य राज्य के विधानमंडल भी उसमें शामिल हो सकते हैं। परंतु उसमें शामिल होने के बाद अगर उस राज्य सूची के विषय पर कोई संशोधन करना है, तो राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं है, वो संसद को ही अधिकार है। ये चीज ध्यान देना है। ठीक है। तो हमको 249, 67, 312 और 252 ये याद रखना कि इस संबंध में इस 4 अनुच्छेद में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। तीसरा स्टेटमेंट, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो बी आंसर इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। और पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, ये सब राज्यसभा और लोकसभा दोनों करेंगे, बराबर अधिकार है दोनों को। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और बच्चों की संख्या निर्धारित करना, बच्चों की मतलब उनके सदस्यों की संख्या, उनके सदस्यों की संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी ज्यादा मिल गई है, मिसप्रिंट ज्यादा मिल गया, अगली बार से ध्यान देंगे इस चीज का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और बच्चों और सदस्यों की संख्या निर्धारित करना, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो केवल और केवल बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राज्यसभा का अनन्य अधिकार अभी ऊपर बता चुके हैं, 67, 249, 312 और कौन सा अनुच्छेद 252 हमको याद रखना है। राष्ट्रपति को अभ्यस्त करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना, यह गलत है। राष्ट्रपति को अभ्यस्त करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों को बराबर अधिकार है, दोनों इसको हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन 67 के तहत उपराष्ट्रपति के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं। अगर यहां पर उपराष्ट्रपति होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अभ्यस्त करने हेतु कार्यवाही करना, यह भी गलत है। कार्यवाही करने के लिए, हटाने के लिए केवल और केवल उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करता है दोस्तों। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा।
एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संस्तुति करना, ये सही हो जाएगा। यही अनुच्छेद 312 में लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि दोनों को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है, क्योंकि संविधान संशोधन एक संवेदनशील विषय है दोस्तों, ठीक है। 28वां है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। गलत हो जाएगा, ये वाला तो भाग सही है, परंतु विधान परिषद वाला भाग नहीं सही है, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं सही होगा। राज्यसभा में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये नहीं सही है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन दोस्तों संसद के द्वारा किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं सही होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो करता है वो कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता में विशेष ज्ञान रखते हैं। दोस्तों ये गलत बात है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। सहकारिता आंदोलन राज्यपाल करता है विधान परिषद में दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। राष्ट्रपति सहकारिता के क्षेत्र से नहीं करता, राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से करता है, केवल और केवल 4 क्षेत्र से करता है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से, ठीक है, ध्यान देना है। डी कह रहा है राज्यसभा में किसी भी 2 राज्य की सीटों की संख्या एक समान हो सकती है, एक समान, इसमें कोई वो बुराई नहीं है, ठीक है, तो डी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 29वां है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में, मतलब राज्यसभा और लोकसभा की बराबर शक्तियां, ठीक है, बराबर हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में विषय में गलत बात है, इसमें अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प प्रस्तुत करने में यह भी गलत है, यह अनुच्छेद 67 के तहत राज्यसभा को प्राप्त है। राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने में यह भी गलत है, यह अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है, ठीक है। संविधान के संशोधन करने में दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ठीक है। 30वां है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? कोई भी सरकार है, यदि राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, गलत बात है। संसद भंग हो जाती है, गलत बात है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, गलत बात है, ये भी नहीं होगा, तो उपरोक्त में से कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि लोकसभा में अगर जो है राज्य सरकार पराजित हो जाती है, जैसे धन विधेयक पर या अविश्वास प्रस्ताव पर, ठीक है, यदि सरकार पराजित हो जाती है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है, या धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता है दोस्तों तो भी सरकार जो है इस्तीफा दे देती है, ठीक, ध्यान देना है। 31वां है, संविधान की 4थी अनुसूची के संदर्भ में क्या सही है? जो 4th अनुसूची है, ठीक है, क्या सही है? इसमें संघ और राज्यों की भी शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध नहीं है। 4थी सूची में क्या है अभी देखते हैं। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, भाषाएं नहीं है, भाषाएं 8वीं अनुसूची में है कि नहीं। जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन नहीं है, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन 5वीं अनुसूची में है कि नहीं। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ये सत्य है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 32वां, संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, मतलब संघीय क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, केवल लोकसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में नहीं, संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है, यही सही है। अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, दिल्ली में 3 है, पौंडीचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, इसमें राज्यसभा में, ठीक है, मतलब राज्यसभा में संघ शासित क्षेत्रों से टोटल 8 है। 33वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ये गलत है। सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, उपसभापति तो उस सदन का सदस्य होता ही है, क्योंकि उपसभापति को उसी सदन मतलब राज्यसभा के सदस्य मिलकर के अपने ही सदस्यों में से किसी को उपसभापति चुनते हैं, लेकिन सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सभापति पदेन सभापति होता है, और कौन पदेन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, तो इसलिए वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, ये सही स्टेटमेंट है। पहला वाला गलत हो जाएगा, तो केवल और केवल 2 सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान देना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कोई भी सदस्य हो जो मनोनीत होगा, संसद का मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि निर्वाचित जो मनोनीत होते हैं उनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो अगर मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे तो उनका फेवर तो कर सकते हैं, इसीलिए
मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। 34वां है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। अभी ऊपर देख चुके हैं, राज्यसभा का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति उसका पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होता है। 35वां, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में कब हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक, ध्यान देना है, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक, और 13 मई 1952 को जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 36वां है, कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, ऐसा नहीं है। राज्यसभा का उपसभापति नहीं। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वो भाग ले सकता है। दोस्तों, मंत्री जो होते हैं ना, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, वो लोकसभा का मंत्री मतलब मंत्री जो होगा वो दोनों सदनों की सदस्य, दोनों सदनों में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन दोनों सदनों में मतदान नहीं कर सकता। मतदान वो अपने ही सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। ठीक है। 37 है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, सत्य स्टेटमेंट है, लेकिन पूछा है, गलत पूछा है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करती है, वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है, सत्य है, लेकिन धन विधेयक में नहीं कर सकती है कि नहीं। मतलब अमूमन ये स्टेटमेंट तो सही है, अगर विशेष रूप से देगा धन विधेयक तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में, ये गलत है। विधि निर्माण के संबंध में दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है, वो किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में पहले चाहे राज्यसभा में पहले, लेकिन इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, पहले लोकसभा में केवल और केवल धन विधेयक पेश किया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और गलत पूछा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डी, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है और गलत पूछा है, लेकिन तो गलत केवल से केवल सी स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से MCQ 37 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें लगभग पूरा राज्यसभा रिवाइज हो गया है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया गया। इसमें रिवीजन भी कई बार हो चुका और थ्योरीज अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, थ्योरीज भी देखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो राज्यसभा से इन सब चीजों से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद हम लोगों का अगला सेशन 1 लाइनर्स का होगा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारी मेमोरी बूस्टअप के लिए। और दोस्तों, इसका PDF हम लोग GS वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग भेज देते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में 1 लाइनर के साथ। जय हिंद, जय भारत।